Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the lecture number 2 of CAF 7 Company Law. Before we start our second lecture, भाई मेरे तिलावत कर दें. सदक़ल्लाहुल अज़ीम. माशाअल्लाह. चलो जी, सबसे पहले काम करते हैं कि कल की क्लास का छोटा सा रिकैप ले लेते हैं, ताकि जो लोग लेक्चर नंबर 2 से स्टार्ट ले रहे हैं आज, तो उनके लिए थोड़ा सा भला हो जाए, लेकिन ज़्यादा ऑब्वियसली डिटेल में नहीं पढ़ेंगे. कल की क्लास में हमने बात की टाइप्स ऑफ बिज़नेस की, कि बिज़नेस करने के कितने तरीके होते हैं. तो मैंने कहा कि दुनिया में बिज़नेस करने के 3 जाने और माने तरीके हैं. कौन कौन से? सोल ट्रेडिंग, पार्टनरशिप, कंपनी. अगला सवाल ये आया कि सोल ट्रेडिंग और पार्टनरशिप को पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, पेपर तो कंपनी लॉ का है, हमें तो बात करनी चाहिए सिर्फ कंपनी की. तो मैंने कहा कि जब कंपनी पढ़ाऊंगा तो यू विल लेट नो कि हाउ कंपनी इज़ डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम सोल ट्रेडिंग एंड पार्टनरशिप बिजनेस, यानी कि कंपनी किस तरह से मुख्तलिफ है सोल ट्रेडिंग और पार्टनरशिप बिजनेस से. सोल ट्रेडिंग के हमने अंदर बात की कि सोल ट्रेडिंग एक ऐसा कारोबार है जिसमें एक ही मालिक होता है. वो एक ही अपने दुकान का, अपने स्टोर का, अपने किराना स्टोर का, अपने जनरल स्टोर का, या अपने किसी भी पंचर शॉप का, वो एक ही छोटा सा नन्ना सा मालिक होता है. ठीक है, वो ही अपने कारोबार को चला रहा होता है. इसका कोई परपिचुअल सक्सेशन नहीं होता कि अगर वो मर जाएगा तो फिर कोई और कंटिन्यू कर रहा होगा, कारोबार चलता रहेगा एंड ऑल दैट. नहीं, वो कारोबार वहीं ख़त्म हो जाएगा. उसको कोई और कंटिन्यू करना चाहता है तो फिर वो अलग से उसका कारोबार बन जाएगा, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं रहेगा उसके मरने के बाद. ऐसा ही है, वो एक बंदे पे डिपेंडेंट है. लॉ की नज़र में उसको कानूनी हैसियत अलग से नहीं थी, यानी कि सेपरेट लीगल एंटिटी का स्टेटस सोल ट्रेडिंग को नहीं दिया गया था. फिर हमने बात की पार्टनरशिप की, यानी कि जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग इस नीयत से कारोबार शुरू करें कि वो आपस में प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे, तो फिर वो क्या बन जाती है? पार्टनरशिप. पार्टनरशिप के अंदर मैक्सिमम पार्टनर्स की लिमिट कितनी थी? बोलो भाई 20 थी. बेहतरीन हो गया. ठीक है जी. और पार्टनरशिप और सोल ट्रेडिंग में लायबिलिटी का क्या हिसाब किताब था, यानी कि अगर इस बिज़नेस से किसी का नुकसान हो जाए तो क्या ओनर्स को, मालिकान को, पार्टनर्स को पकड़ा जा सकता है? हाँ, बिल्कुल पकड़ा जाता है. क्यों? क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, इन लोगों की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है. फिर हमने बात की कंपनी की. कंपनी फॉर्म कैसे होती है? इसमें हमने 4 दोस्त बनाए. 4 दोस्त कुछ ना कुछ पैसे कंपनी के अंदर लेकर आ गए. जो टोटल अमाउंट 4 के 4 दोस्तों ने 5 मिलियन कंट्रीब्यूट किया, इसे हमने क्या कहा? शेयर कैपिटल. 10 रुपये का एक हिस्सा बनाया, इसको हमने नाम दिया पार वैल्यू ऑफ शेयर. 5 लाख हिस्से जो बना लिए, इसको हमने क्या कहा? नंबर ऑफ शेयर्स. फिर मैंने कहा कि कंपनी के अंदर टोटल फाइनेंशियल गेम होती है, पैसों की गेम होती है, यानी कि जो जितना पैसा लाएगा उतने का हकदार बन जाएगा. अनलाइक पार्टनरशिप. पार्टनरशिप में क्या हुआ करता था? एक एक्टिव पार्टनर है, कोई स्लीपिंग है, कोई साइलेंट है, कोई डोरमेंट है, कोई सिर्फ नॉमिनल पार्टनर है, और इनके एग्रीमेंट्स इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक हुआ करते थे. हो सकता था कि एक बंदा साइलेंट हो लेकिन वो 40% शेयर लेके जा रहा हो, एक बंदा एक्टिव हो लेकिन वो 20% शेयर लेके जा रहा हो, एक बंदा नॉमिनल हो लेकिन उसको लेट से 35% शेयर मिल रहा है, एक्टिव वाले को 20 मिल रहा है. ये इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड किया जाता था. लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है. जो जितने पैसे लेकर आएगा वो उतने का मालिक बन जाएगा, यानी कि जितना गुड़ उतना मीठा. अगर आज मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने जाता हूँ तो जितने पैसे मैं दूंगा मैं उतने का मालिक बन जाऊंगा उस कंपनी के अंदर. तो 10 रुपये का एक शेयर लेके ये लोग 2.5 लाख, 1.5 लाख और 50-50 हज़ार शेयर लेके इन्होंने एक कंपनी का इनेकाद किया. उस कंपनी का नाम हमने रखा क्या? सनराइज़र हैदराबाद. फिर मैंने कहा ज़रा मुझे बताओ कि इस पूरी स्टोरी में कितने पर्सन शामिल हैं? तो आपने क्या कहा? 5% शामिल हैं. कैसे? ये ट्रेविस हेड, क्लासेन, भुवनेश्वर कुमार जो सनराइज़र में हुआ करता था, ठीक है, अब आजकल आरसीबी में शायद, और पैट कमिंस. ठीक है, तो ये 4% थे. और 5वां कौन था? सनराइज़र हैदराबाद. ये 5 लोग शामिल थे किसमें? इस हमारी स्टोरी में. तो यहाँ से हमने एक और कॉन्सेप्ट बिल्ड किया, ये पर्सन कौन होता है? तो मैंने कहा 2 तरह के पर्सन होते हैं, एक नेचुरल पर्सन होता है और एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है. नेचुरल पर्सन कौन? मैं, आप, हम सब. कौन? जो खा सकते हैं, पी सकते हैं, चल फिर सकते हैं, घूम सकते हैं. लेकिन चैट जीपीटी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन. डीप सीक क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन. ठीक है, इसी तरह से कुछ रेस्टोरेंट्स में जो रोबोट जा रहे होते हैं डिलीवरी करने के लिए, ऑर्डर लेने से लेकर डिलीवरी देने तक खाने की, वो रोबोट कर रहे होते हैं, वो कौन है? नेचुरल पर्सन है? नहीं, आर्टिफिशियल पर्सन है, इमोशनलनेस लोग हैं. ठीक है, ऐसा ही है. तो इसी तरह से जो हमने कंपनी बनाई, कंपनी क्या है? कानून ने, लॉ ने इसको किसका दर्जा दिया? आर्टिफिशियल पर्सन का दर्जा दे दिया. और जब पर्सन का दर्जा दे दिया, भले ही वो जाली क्यों ना हो, तो उसके सारे राइट्स और ऑब्लिगेशन वही नेचुरल पर्सन वाले
हो गए, इसको लीगल स्टेटस दे दिया गया और लीगल स्टेटस देने के बाद इसको जुदा कर दिया इसके मालिक से, यानी कि सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट जो हम बचपन में अकाउंटिंग पढ़ते थे कि ओनर की अकाउंटिंग अलग, इसके बिजनेस की अलग, इसी तरह से इन चारों शेयर होल्डर की इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। कंपनी अलग है, शेयर होल्डर अलग हैं, ठीक है जी। फिर हमने बात की कि इस कंपनी को मैनेज कौन करेगा। जो लोग कंपनी को मैनेज करते हैं वो कौन होते हैं, बोलो भाई, डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी को मैनेज करते हैं, इसके अगेंस्ट अपनी डायरेक्टर फीस लेते हैं। फिर हमने बात की जनाब कंपनी ने पूरे साल काम करा और 1 मिलियन प्रॉफिट जनरेट किया, इसके अंदर से 2 लाख रुपए हमने डायरेक्टर्स की सैलरी निकाल दी, 8 लाख रुपए बचे। अगर ये 8 के 8 लाख रुपए घर ले जाते तो इनकी जेब में कुछ नहीं बचता, इनकी जेब में तो आ जाता लेकिन कंपनी के पास कुछ नहीं बचता। तो कंपनी को ग्रो करने के लिए हमें कुछ ना कुछ पैसे तो रीइन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो किसी एक आकिल ने मशवरा दिया कि हम एक काम करते हैं कि 6 लाख रुपए बतौर प्रॉफिट हम आपस में बांट लेते हैं। तो यहाँ से हमने एक और वर्ड सीखा कि प्रॉफिट का वो हिस्सा जो ओनर अपने घर ले जाएं वो कहलाता है डिविडेंड। तो 2 लाख रुपए बच गए, वो हमने प्रॉफिट में रीइन्वेस्ट कर दिए। फिर हमने कहा कि अगर अब मैं देखूं कि मेरी जो सनराइजर हैदराबाद की कंपनी है वो कहाँ खड़ी हुई है। हमने 5 मिलियन से स्टार्ट लिया, 1 मिलियन प्रॉफिट कमाया, 2 लाख रुपए डायरेक्टर्स को सैलरी दी, 6 लाख बतौर डिविडेंड निकाल लिया, पीछे क्या बचा, 52 लाख रुपए। कल को अगर कंपनी के ऊपर SECP कोई पेनल्टी लगा दे तो कंपनी कहाँ तक लायबल होगी। अगला सवाल ये था। सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप को पढ़ने के बाद यही वो पॉइंट था जिसके लिए सोल ट्रेडिंग और पार्टनरशिप पढ़ाया गया था। मैंने कहा था अगर पंचर वाले से किसी की लेट से गाड़ी ठुक गई या किसी की गाड़ी का टायर पंचर जो है बनाते हुए ब्लास्ट हो गया या टायर फट गया तो क्या उस दुकान से पैसे लिए जाएंगे, उस दुकान के मालिक से? दुकान के मालिक से। क्यों? ये नहीं कह सकता कि देखो मेरी दुकान से तुम्हारा एग्रीमेंट होता तो मेरी दुकान पे आए थे तो दुकान से जाके पैसे लो, मुझसे नहीं लो। ऐसा नहीं कह सकता क्योंकि कानून की नज़र में वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। सेम केस फॉर पार्टनरशिप। रेंट अ कार वाली मिसाल दी थी कि अगर रेंट अ कार से किसी का इनका नुकसान हो गया, किसी का जानी और माली नुकसान हो गया तो वो किसको पकड़ेंगे आगे? क्या उनके रेंट अ कार के बिजनेस को पकड़ेंगे या उसके मालिकान को पकड़ेंगे? तो जवाब क्या था कि मालिकान को पकड़ लिया जाएगा क्योंकि सोल ट्रेडिंग एंड पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। लेकिन कंपनी के यहाँ पे वारे नहीं आ रहे होते हैं, कंपनी के यहाँ पे वारे नहीं आ रहे होते हैं। वो कैसे? बोलो, लिमिटेड लायबिलिटी। कि कंपनी के अंदर जो लायबिलिटी होती है शेयर होल्डर्स की, इट इज़ लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी। जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा उतनी ही उनकी लायबिलिटी होगी। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ट्रेविस हेड की लायबिलिटी कितनी? 2.5 मिलियन। क्लासन की कितनी? 1.5 मिलियन। भुवनेश्वर कुमार की कितनी? 5 लाख रुपए। पैट कमिंस की कितनी? 5 लाख रुपए। यानी कि अगर कंपनी के ऊपर लेट से कल को पेनल्टी लग गई 5.2 मिलियन की तो मैक्सिमम 5.5 मिलियन की पेनल्टी लग गई तो मैक्सिमम इनसे कितना निकलवाया जा सकता है? 5.2 मिलियन। बचा पीछे कितना? 3 लाख। क्या 3 लाख के लिए मैं इनको जॉइंटली एंड सेवरली लायबल करार दे सकता हूँ? नहीं दे सकता। क्यों? बिकॉज देयर लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी। डन। ये था हमारा कल की क्लास का छोटा सा रिकैप। तो हमने कल बात की थी कि जनाब कंपनी के फीचर्स कुछ ऐसे हैं कि यहाँ पे शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है 1 टू एनी नंबर ऑफ शेयर होल्डर। इस पॉइंट पे आके हमने बड़ी बात की कि 1 कैसे हो सकता है। सोल ट्रेडर में 1 होता है, पार्टनरशिप में 2 से 20 होता है। 20 से ज़्यादा ऊपर चले गए तो कंपनी बनानी पड़ जाएगी, लेकिन कंपनी तो 2-3 लोग भी बना सकते हैं। लेकिन ये 1 क्यों आ रहा है? तो सिंगल मेंबर कंपनी इसका जवाब था। शाबाश अस्मा। इसका जवाब था क्या? सिंगल मेंबर कंपनी। कि एक बंदा अगर चाहे कि अपने सोल ट्रेडिंग बिजनेस को सेपरेट लीगल एंटिटी का दर्जा दे दे और अपनी लायबिलिटी लिमिटेड कर दे तो वो सिंगल मेंबर कंपनी जाके रजिस्टर करवा सकता है। फिर इसका एक लीगल पर्सन का स्टेटस है। डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी क्या कहते हैं? सेपरेट लीगल एंटिटी का नाम है। फिर हमने कहा इसकी लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है। जैसे कि एक इंसान की लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है कि किसी का नुकसान हो गया तो नुकसान पूरा करो, किसी से लोन लिया है तो उसका लोन चुका दो। अगर आपने मॉर्गेज रखवा के लोन लिया है तो आपका क्या राइट है कि आपका मॉर्गेज वापस कर दिया जाए, क्लियर कर दिया जाए, आप लोन पे कर दो। अगर एक इंसान पूरे साल पैसा कमाता है तो हुकूमत को टैक्स देता है, तो कंपनी जो पैसा कमाती है उस पर कॉर्पोरेट टैक्स के रेट के हिसाब से टैक्स पे करती है। तो ये एक पर्सन है तो पर्सन वाली ऑब्लिगेशन इस पर लागू कर दी गई हैं। हाँ, कंपनी को जेल नहीं होती, ठीक है जी, कंपनी को जेल नहीं होती। अब बोलोगे यार इंसान को जेल होती है तो कंपनी को भी जेल होनी चाहिए, बंद कर दो कंपनी को, उठा के जेल में है, उसके आगे सलाखें लगा दो यूनिलीवर के आगे पीछे। ऐसा कह सकते हैं? नहीं कह सकते। तो इन केस में क्या होता है? एक सवाल आ सकता है आप लोगों के जहन में। तो इस केस में होता है कि कंपनी ने अगर कोई ऐसा क्रिमिनल ऑफेंस इनकर कर दिया तो फिर जो चलाने वाले लोग हैं, डायरेक्टर साहब, इनके खिलाफ केस फाइल होगा, इनको पिनलाइज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि कंपनी के फैसले शेयर होल्डर ले रहे हैं, डायरेक्टर ले रहे हैं।
डायरेक्टर ले रहे हैं, शेयर होल्डर तो घर चले गए अपने पैसे देके, इनको अमानतदार बना के, इनको फिड्यूशरी बना के अपने घर चले गए हैं। तो अगर कोई ऐसा क्रिमिनल ऑफेंस किया तो फिर कौन लायबल भाई? डायरेक्टर साहब लायबल होंगे। आखिरी लफ्ज़ पे हमने अपनी लास्ट क्लास को रोका था, वो लफ्ज़ क्या था कि कंपनी इज एस्टेब्लिश्ड बाय कंपनी लॉ। अच्छा, सोल ट्रेडिंग पे कोई कारोबार या कानून लागू है? सोल ट्रेडिंग, हाँ सोल ट्रेडिंग पे कोई मतलब सोल ट्रेडिंग बनाने के लिए, सोल ट्रेडिंग आसान करता हूँ सवाल, फॉर्म करने के लिए कोई कानून लागू है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आज मेरा दिल करेगा कि यार चलो एक काम करता हूँ, मैं एक ड्राई क्लीनिंग की शॉप खोलता हूँ, तो मैं क्या करूँगा? जाके एक दुकान खरीदूँगा, जाके देखूँगा, उसको किराए पे लूँगा, 6 महीने का एडवांस पे करूँगा, 2 तख्ते लाऊँगा, इस्त्री लाऊँगा, ठीक है जी, हैंगर्स लाऊँगा, वो थैलियाँ लाऊँगा, वो धागे लाऊँगा नंबर लगाने वाले कपड़े की, ठीक है, एक कारीगर हायर करूँगा, उसको खड़ा करूँगा, माल आएगा, इस्त्री करवाऊँगा, धुलने के लिए आएगा, कारखाने भेजूँगा, ख़त्म बात। मैं सिर्फ खड़ा हो जाऊँगा जाके। अब मुझ पे कोई कानून लागू नहीं हो रहा, कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है, कोई रेगुलेटिंग बॉडी नहीं है, पार्टनरशिप करनी है तो पार्टनरशिप रजिस्टर तो हम ज़रूर करवाते हैं, लेकिन क्या पार्टनरशिप एक्ट के तहत रजिस्टर होती है, और जो इनका आपस का एग्रीमेंट होता है वो पार्टनरशिप डीड कहलाता है, तो वो भी समहाउ रेगुलेटेड होती है, लेकिन इसके ऊपर कोई सेपरेट लीगल एंटिटी का दर्जा नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे कंपनी इस्टेब्लिश करनी है तो मैं कैसे करूँगा? कि क्या मैं ऐसे ही बस आज उठूँ और कोई भी कंपनी जाके शुरू कर दूँ, रख दूँ भाई हुदैत भाई प्राइवेट लिमिटेड के नाम से? ऐसे नहीं। तो कंपनी इस्टेब्लिश करने के लिए पाकिस्तान में एक फॉर्मल प्रोसीजर मौजूद है, ठीक है। वो क्या है कि आपने SECP से अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाना है। शाबाश अस्मा। लेकिन हम SECP के पास नहीं जाते, छोटे मोटे काम के लिए नहीं जाते, हम जाते हैं उसके छोटे मुन्ने के पास, उसका नाम है रजिस्ट्रार। उसका नाम क्या है? रजिस्ट्रार। उसकी एक सब अथॉरिटी है, हम जाते हैं रजिस्ट्रार साहब के पास और कंपनी रजिस्टर करवाते हैं। एक केस में हम जाएंगे SECP के पास, वो इस चैप्टर के आखिरी हिस्से में हम इंशाल्लाह पढ़ लेंगे जब हम एसोसिएशन बना रहे होंगे नॉट फॉर प्रॉफिट। बहरहाल, तो कोई भी कंपनी जब इस्टेब्लिश होती है तो वो इस्टेब्लिश होती है एक लॉ के तहत, उसे हम कहते हैं कंपनी लॉ। ये तो हमारे कोर्स का नाम है कंपनी लॉ। तो अब आज के लेक्चर में हम बात शुरू करने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ कंपनी लॉ। कंपनी लॉ सुन के आपके जहन में क्या आता है? क्या होता होगा कंपनी लॉ? कंपनी को रेगुलेट करने के लिए कानून, ठीक है। ऑनलाइन वाला ज़रा बताएं, और आप बताएं। कंपनी को चलाने के लिए, एक भाई ने बोला रेगुलेट, तो सुनना चलाने के लिए। ये बेहतरीन जवाब आता है क्लास में, ठीक है जी। पहले वाले के जवाब तो ऑल्टर करो थोड़ा सा, ठीक है, आगे पीछे करके ना दूसरे जवाब आ जाता है, ठीक है। अस्मा ने कहा रूल्स, ठीक है, रूल हो गए, रेगुलेशन हो गए। तो कंपनी को चलाने के लिए जो कानून होते हैं इसे हम प्यार से आम ज़बान में कह सकते हैं कंपनी लॉ। लेकिन कंपनी लॉ की डेफिनेशन इससे थोड़ी सी मुख्तलिफ है, यानी कि कंपनी लॉ में 3-4 चीज़ें आ जाती हैं। कैसे? अगर मैं बात करूं लेटेस्ट आजकल कौन सा कानून चल रहा है कंपनी को चलाने के लिए? हाँ जी, 2017। भाई ने सही बोला, कंपनी से 2017। आप बताएं, यही है? हाँ, उसने बोले 2017, इन्होंने 2017, ठीक है। इतना डिफरेंस हमारे जवाब में आ गया है माशाल्लाह, ठीक है। तो कंपनी को चलाने के लिए जो कानून हमारे पास मौजूद है वो क्या है? कंपनी एक्ट 2017 मौजूद है। अच्छा, लेकिन वो तो 17 में आया है, तो इससे पहले क्या मतलब कंपनीज ही बनती थी? कैसे बनती थी फिर? पुराना ऑर्डिनेंस होगा, बेहतरीन, शाबाश। तो वो क्या था? कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। अच्छा, तो 1984 से पहले क्या कंपनी नहीं बनती थी? उस वक्त क्या था? उससे पहले और होगा। तो भाई ने सही जवाब दे दिया, यानी कि हमने बातें करते 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 कंपनी लॉ बना लिया। क्या? आओ देखते हैं व्हाट इज़ कंपनी लॉ। व्हाट इज़ कंपनी लॉ? कंपनी लॉ क्या है? कंपनी लॉ में क्या शामिल है? तो सबसे पहले आ रहा है मेरे पास रिपील्ड कंपनीज एक्ट 1913 वाला। ये रिपील्ड क्या है? रिपील्ड कहते हैं रिवोक को, रिप्लेस होने को, यानी कि आज के ज़माने में क्या है? रिपील्ड है। 1913 के ज़माने में पहली मरतबा आया था कानून। 1913 में पहली मरतबा कानून आया था जिसे हम कहते हैं रिपील्ड कंपनीज एक्ट 1913। 1913 में एक कानून आया। उसके बाद 1913 के बाद बहुत सालों बाद जाके ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे हमारे पास क्या आ गया? नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे ये था 1913 वाला। उसके बाद हमारे पास कुछ पोस्ट इंडिपेंडेंस चेंज आई। वो क्या? 1984, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। अच्छा, आप बोलोगे यार ये ऊपर वाला एक्ट है, नीचे वाला ऑर्डिनेंस है, तो क्या मुझे बिजनेस लॉ के पास शुदा बच्चे या पेपर जिन्होंने दिया है वो बता सकते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनेंस एंड एक्ट? भूल गए, लीगल सिस्टम पढ़ा था और भूल गए। तुम बताओ भाई दानियल। हाँ देखो, जिन्होंने मुझसे बिजनेस लॉ पढ़ा है ये शहादत देने आ गए कि ऑर्डिनेंस जो है ना वो प्रेसिडेंट जो है ना वो करता है, और एक्ट जो है वो पार्लियामेंट, यानी कि नेशनल असेंबली और सेनेट। ऐसा ही है। चलो, थोड़ा सा लीगल सिस्टम मुझे भी आता है और मैंने पढ़ाया हुआ बच्चों को भी आता है, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, ठीक है जी।
अस्मा जी फिर मेरिट आ रहा है आपका बिजनेस लॉ में, मुझे वैसे आपसे उम्मीद थी, अगर आप डिसअपॉइंट ना करें तो। हैं पता नहीं सर, फिर तो आ रहा है। जो कहते हैं ना सर पता नहीं है, समझ नहीं आ रहा, पेपर अच्छा नहीं हुआ, उनका आ जाता है। लेकिन चलो देखते हैं, अल्लाह खैर करे। जिनसे उम्मीद नहीं होती वैसे आता उनका ही है। तो अल्लाह ताला एक हाथ और दे दें, अल्लाह की ख़जानों में कौन सी कमी है। एक हाथ कंपनी लॉ में दे दिया तो एक हाथ मर्केंटाइल में भी आ जाएगा। ठीक है जी, चलो खैर बहरहाल जो चीज़ मैटर करती है वो मेरिट भी नहीं करती। मैं दुआ कर रहा हूँ अल्लाह जो है ना अस्मा बाजी को मेरिट दें बिजनेस लॉ का, आमीन। कर दी दुआ मैंने रोज़े की हालत में, बस मेरिट आ रहा है भागते हुए। तो अल्लाह के ख़जानों में कमी नहीं भाई। यकीन करो जब मैंने पहला बैच पढ़ा ना कैफ 7 का, तो उस वक्त मैं सोच रहा था कि मैं तो सितंबर 24 में फ़र्स्ट बैच था मेरा, और तुम लोग को पता है कि कैफ 7 या कैफ 4 बिजनेस लॉ कंपनी लॉ में कितने सीनियर टीचर पढ़ा रहे हैं, और वो सब मेरे उस्ताद और मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, और बहुत सीनियर टीचर हैं और बहुत बड़े बड़े नाम हैं। कराची में इतने, पंजाब में इतने बड़े बड़े नाम हैं। तो जब यहाँ पे वैकेंसी आई तो मैंने पढ़ाना शुरू किया, और रिज़ल्ट वाले दिन ना मैं अपने दोस्त के साथ बाइक पे आ रहा था, अरसलान के साथ जो मेरा दोस्त है। तो मैंने से कहा अरसलान तेरे भाई का आज मेरिट आ गया ना, पूरे ART को जी शब्बीर खिलाऊंगा, और जी शब्बीर एक बीफ खिलाओ। अच्छा मैं जब आया तो मैंने दिमाग में प्रोविज़न बना ली था कि 3-4 साल तक तो नहीं आता। क्यों? क्योंकि मेरे पास पहले बैच में 70 स्टूडेंट्स थे, 70 बच्चे, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया कि ये पढ़ाने आए तो शायद ये पढ़ा सकते हैं। अगले बैच में वो 170 हो गया, डबल से भी ज़्यादा हो गया। तो मुझे कभी उम्मीद ही नहीं थी कि अल्लाह ताला इसमें मेरिट देंगे। फिर कस्टमाइज बैच में तो खैर 400-600 बच्चे और आते हैं, तो कभी भी उम्मीद ही नहीं थी। तो एडमिन का मैसेज है कि कैफ 7 हमारा है। मैंने कहा है, मैंने बच्चे का नाम देखा तो हेल्पिंग हैंड आ रहा था, वो ग्रुप में तो था मेरे। अच्छा, तो मैंने कॉल की, मतलब भाई मुबारक हो, आपका मेरिट आया है। कहते सर मुझे मुबारक हो और आपको भी मुबारक हो। ठीक है, मैंने बोला यार अपना ही आ गया। अब मेरे होश उड़ गया, हाथ से पसीने आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा ये हुआ क्या है, क्योंकि इतनी बड़ी अचीवमेंट ही मेरे लिए कि मतलब शायद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कि मैं वो टीचर बन चुका हूँ अब कि जिसका पहले ही बैच में मेरिट। क्योंकि मैंने हर टीचर को देखा है, हर बंदे से पूछा है, किसी का पहले बैच में नहीं आया हुआ। तो एक अल्लाह ने डिस्टिंक्टिव जो है ना वो रिकॉर्ड दे दिया। लेकिन ये सब भाई बच्चे की मेहनत है, अल्लाह ताला का एहसान है, कह रहा मैं माँ बाप की दुआएं, उस्ताद जी की सपोर्ट है, तो मेरे उस्तादों की। तो खैर बहरहाल आगे बढ़ते हैं। क्या बात चलती है हमारी, हम निकले कहाँ से यहाँ? हाँ, हम वो पार्लियामेंट से फिर वो बिजनेस लॉ से मेरिट पर निकल गए थे। खैर ऑर्डिनेंस पे थे, तो मैं बात कर रहा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड ऑर्डिनेंस। एक्ट कौन पास करता है? पार्लियामेंट। और ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट। ठीक है जी। तो रिपील्ड कंपनीज एक्ट 1913, यानी कि 1913 में जो कंपनीज बनी थी वो भी तो कंपनी है, ऐसा ही है। उसके बाद 1984 में जो कंपनीज बनी थी, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के तहत, वो भी तो कंपनी है। जो फिर इस पर चेंजेस आई 2016, कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016, तो वो भी तो कंपनी बनी होगी। फिर फाइनली एक अच्छी शक्ल आ गई कंपनी से 2017 की सूरत में, जो कि आज तक चल रही है। तो 1913 वाली कंपनी, 84 वाली कंपनी, 2016 के कानून के तहत बनी हुई कंपनी और 2017 के कानून के तहत बनी हुई कंपनी, ये सारी कहाँ आती हैं? कंपनी लॉ के अंदर। अगर मैं उनसे पूछूं कंपनी एक्ट, तो तुम क्या कहोगे? कंपनी एक्ट 2017 की बात कर रहा हूँ। जहाँ भी लिखे ना, जहाँ भी तुम्हें किताब देख के है अंडर दिस एक्ट, अंडर दी एक्ट, अंडर दिस एक्ट, अंडर दी एक्ट, समझना किसकी बात हो रही है? कंपनी एक्ट 2017 की। अगर जहाँ बोले कि अंडर कंपनी लॉ की बात कर दे, तो इसका मतलब कंपनी लॉ में हर वो कंपनी जो किसी भी एक्ट के तहत अपने वक्त में बनी हो, ऐसा ही है। अच्छा, अब दो बड़े अहम नाम आ रहे हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के एतबार से मैं रिपीट करूँ, ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं, तो पढ़ क्यों रहे हैं हम, लेकिन ये कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके कॉन्सेप्ट तुम्हारे पूरे 12 चैप्टर में काम आएंगे, पूरे 12 चैप्टर में काम आएंगे। तो इसमें मैं ऐसा नहीं करूँगा कि प्रेशर डालूंगा, काम करो, लिख के लाओ, दिखाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। जो चीज़ याद करने वाली होगी वो साथ साथ बताऊँगा कि पहले लेक्चर में और आज दूसरे लेक्चर के एंड में मुझे याद दिलाना, मैं बताऊँगा इसमें कौन कौन सी चीज़ें याद करने वाली हैं, ताकि अपने नोट्स में टिक कर लो यार इसको याद करना है। फजूल चीज़ों को, मतलब लेस इंपॉर्टेंट चीज़ों को सिर्फ रीड करना और इंपॉर्टेंट चीज़ों को याद करना, क्योंकि अगर हर चीज़ याद करने बैठ जाओगे ना, फ़ायदा नहीं है। तो मैं सिलेक्टिव कंटेंट बताऊँगा कि यार ये चीज़ें याद करनी है, ये चीज़ें बस आपने रीड करनी है। अब जैसे ये है कंपनी लॉ, एग्जाम में थोड़ी पूछेगा कंपनी लॉ में क्या क्या आता है, अब बच्चे रट्टा लगा रहे हैं और 1913, 2016, 1984, फ़ायदा नहीं भाई, ये तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए चीज़ें हैं। तो कुछ चीज़ें कंपनी लॉ में ऐसी हैं जो कि अंडरस्टैंडिंग के लिए, कुछ चीज़ें ऐसी जो आपने याद करनी है, तो स्मार्टली लेके चलना चाहिए, हर चीज़ को याद नहीं करना बैठ के। अच्छा, नाउ 2 डॉक्यूमेंट्स हैं कंपनी की ज़िंदगी में, ये 2 डॉक्यूमेंट्स सबसे अहम डॉक्यूमेंट्स हैं, सबसे अहम डॉक्यूमेंट्स हैं।
हमारी ज़िंदगी की दो अहम कागजात कौन कौन से होते हैं? हम बाइक चला रहे होते हैं ना, तो पहले रोकते हैं पकड़ के, क्या मांगते हैं? लाइसेंस मांगते हैं और बाइक के कागजात मांग लेते हैं, ऐसा ही है। और ज़्यादा से ज़्यादा NIC मांग लेते हैं। अच्छा, तो जो अगर रेंजर्स खड़ी हुई रोक रही है, अगर मुझे रेंजर्स ने रोका और रेंजर्स ने बोला NIC दिखाओ, तो NIC पे रेंजर्स मेरी क्या क्या चीज़ें देखेगी? मेरा नाम क्या है, मेरे वालिद का नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, और पीछे मुड़ के उर्दू में एड्रेस देख लेगी कि मैं कहाँ रहता हूँ, कहाँ से आ रहे हो, ठीक है, कहाँ जा रहे हो, ये पूछेगी। तो ट्रैफिक पुलिस वाले ने मुझे रोक लिया, तो ट्रैफिक पुलिस वाला क्या मांगेगा? लाइसेंस मांगेगा कि क्या इसके पास वैलिड लाइसेंस भी है बाइक चलाने के लिए, क्या बाइक के कागजात इसके पास हैं। एक दफ़ा हम अपने दोस्त की बाइक लेके निकले, मेरे पास बाइक थी नहीं, तो दोस्त की बाइक मांगी, दोस्त ने बोला नीचे खड़ी हुई है, ले जाओ, स्टार्ट करिए डायरेक्ट, मतलब वो डायरेक्ट स्टार्ट थी। मतलब ठीक है। अब मैं और मेरा एक और दोस्त उस दोस्त की बाइक ले गए। अच्छा, उस दोस्त की भी अब्बू की बाइक थी, और वो बाइक भी उसको मतलब समझो कि ऐसी बाइक थी कि वो ऐसी फ्री में मिली हुई थी, तो नीचे खड़ी रहती थी, वो किक स्टार्ट थी डायरेक्ट। तो हम ले गए, एक दफ़ा रेंजर से रोक लिया। जब रेंजर से रोका, बोला भाई कहाँ जा रहे हो? उन्होंने बोला ये आगे दस्तगीर में बिरयानी लेने के लिए जा रहे हैं। उस वक्त जावेद नियारी के सामने एक बिरयानी वाला नया नया खुला था, 2015-16 की बात है, पता नहीं क्या था, अब तो खैर भूल गया मैं। तो रेंजर से रोका, कहाँ जा रहे हो भाई? बिरयानी लेने जा रहे हैं। बाइक किसकी है? हमारी अपनी है। अच्छा, नंबर प्लेट क्या है बाइक की? अब याद ही नहीं। तो दोस्त उतरा, पीछे देखा, नंबर प्लेट जल्दी से याद किसको बता दी। तो खैर रेंजर वाले को पता लग गया था कि बाइक हमारी नहीं है और बाइक शायद चोरी वोरी की। उसने बोला कागजात, अभी मंगवाते हैं। तो उसको कॉल की, भाई कागजात, भाई ये तो मैंने ऐसी 12,000 रुपये की ली थी, कागजात वगैरह रख के कोई नहीं है। तो अगर रेंजर्स मुझे रोकती है, पुलिस मुझे रोकती है, तो वो क्या देखती है? बोलो बोलो। लाइसेंस देखती है, कागजात देखती है, उस पर मेरा नाम आ रहा होता है, पता आ रहा होता है, शनाख्ती कार्ड पे ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं। तो बाहर वाली दुनिया को दिखाने के लिए जो मेरे पास डॉक्यूमेंट है वो क्या है? शनाख्ती कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, या वो है बाइक के कागजात। इसी तरह कंपनी का भी एक डॉक्यूमेंट है जो मेरे NIC से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। इसे हम कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अगर मैं ये कहूँ कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का शनाख्ती कार्ड है तो गलत नहीं होगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? ये कंपनी का वो डॉक्यूमेंट है जो बाहर की दुनिया को दिखाने के लिए बनाया जाता है। इसके अंदर 5 क्लॉसेस हैं। नेम क्लॉज, कंपनी का नाम क्या होगा। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, कंपनी जो बनी है इसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा, मैं कहाँ रहता हूँ। कंपनी का प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज, कंपनी क्या काम करने जा रही है। अगर ये कंपनी बनी है डालडा फूड्स लिमिटेड, तो ये फूड्स का ही काम करेगी, ये रियल एस्टेट का काम नहीं करेगी। आगे जाके हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे कि कंपनी का नाम और काम आपस में सिंक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फूड्स का नाम रख के आप जो है ना रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। कुछ तबके ऐसे होते हैं ना जो कि मतलब हर उसमें जा रहे होते हैं, ठीक है, हर तरह का बिजनेस कर रहे होते हैं, तो आपने वो वाला काम नहीं करना, ठीक है। हर जगह जो है वो कारोबार शुरू नहीं कर देना है आपने, जो आपका काम है आपने वही करना है, ठीक है जी। तो अगर आपने फूड्स की कंपनी खोली है तो फिर आपने फूड्स का काम करना है। खैर बहरहाल, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है? एक कंपनी का शनाख्ती कार्ड जिसमें 5 क्लॉसेस आते हैं। नाम क्या है, काम क्या है, कहाँ पे काम करेगी, बात समझा रही है। और इसी तरह के 2 क्लॉसेस हमारे पास और शामिल हैं जिसमें हमारे पास एक शेयर कैपिटल क्लॉज भी शामिल होता है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चैप्टर नंबर 2 में डिटेल डिस्कशन करेंगे चैप्टर नंबर 2 में जाके, तो इसलिए इसके ऊपर हम ज़्यादा भी बहस नहीं करेंगे। लेकिन चैप्टर नंबर 1 क्या है? सिर्फ ओवरव्यू लेने का नाम है कि हमें पता चल जाए कि मेमोरेंडम क्या है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के एक्सटर्नल शेयर होल्डर्स पे फोकस करती है, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स पे फोकस करती है। बाहर वाली दुनिया को दिखाने के लिए बनाया जाता है कि कंपनी का मेमोरेंडम है ये और कंपनी क्या क्या काम करने जा रही है। ये मेमोरेंडम गालिबन कंपनी की वेबसाइट पर भी अवेलेबल होता है, तो आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो कि अगर आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो उसका मेमोरेंडम देख लोगे। मेमोरेंडम क्या अच्छा क्या काम करती है, कहाँ पे होती है, और कौन कौन जो है इसके सब्सक्राइबर्स हैं, कौन कौन लोग इसके बानी थे जिन्होंने इस कंपनी को फॉर्म किया है, ठीक है जी। अच्छा, हम कंपनी के बानियों के बारे में क्यों जानेंगे? कंपनी से मतलब है, बानियों से मतलब है। देखेंगे ना कि ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, कोई ऐसे लोग तो नहीं है जिनका हमारे मुल्क में अच्छा रिकॉर्ड ना रहा हो और इनकी कंपनी में हमने इन्वेस्ट कर जब चला पैसे सारे फारे हुए। बात समझा रही है? तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है? बोलो भाई, कंपनी का शनाख्ती कार्ड। डन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एक और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। तो यही 2 एसोसिएशन के नाम से ये 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, MOA एंड AOA इसको कहा जाता है प्यार से। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है? कंपनी का शनाख्ती कार्ड। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी का पूरा बाय लॉ है, समझो पूरा बाय लॉ कि कंपनी किस मुताबिक चलेगी, किस तरह से फैसले लेगी, किस तरह से कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन फॉलो होंगे और इम्प्लीमेंट होंगे। जैसे पार्टनरशिप एक्ट 1913 में क्या बनता था
क्या हो गया, सीटियाँ बजना शुरू हो गई हैं? बताओ अस्मा, पार्टनरशिप एक्ट 1913 में पार्टनर्स के दरमियान पार्टनरशिप को चलाने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट बनाया जाता है? पार्टनरशिप डीड। शाबाश, दोनों ने सही बात भाई, दोनों ने सही जवाब दिया। पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है। उस पार्टनरशिप डीड में क्या होता है कि हु आर दी पार्टनर्स, एक्टिव पार्टनर कौन से, स्लीपिंग कौन से, साइलेंट कौन से, नॉमिनल कौन से, डोरमेंट कौन से, जो भी है। अच्छा, किस पार्टनर्स के क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ऐसा ही है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है। उस पार्टनरशिप डीड के मुताबिक पार्टनरशिप चल रही होती है। अगर कोई पार्टनर इसमें से मर जाए, खप जाए, फना हो जाए, तो फिर पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है, नई पार्टनरशिप दोबारा से बन रही होती है। ये एक और फीचर हमें याद आ गया जो डिफरेंशिएट करता है पार्टनरशिप को और कंपनी को, कि कंपनी का एक फीचर हम आगे जाके पढ़ेंगे अगली ही स्लाइड में, कि परपेचुअल सक्सेशन है, ता हयात चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, कंपनी मरती नहीं है। लेकिन हाँ, पार्टनरशिप में एक आध पार्टनर मर गया तो बाकी पार्टनर्स फिर कंटिन्यू करेंगे नई पार्टनरशिप बना के, ठीक है। खैर बहरहाल, तो इसी तरह से जैसे पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड है, उसी तरह से सिमिलरली कंपनी को चलाने के लिए एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जिसे हम कहते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये वेबसाइट पे आपको अवेलेबल नहीं होगा, ये कंपनी का इंटरनल डॉक्यूमेंट है। इसके अंदर कंपनी को चलाने के लिए तमाम प्रोसीजर जो फॉलो होते हैं वो यहाँ पे मेंशन कर दिए जाते हैं। यानी कि चैप्टर नंबर 2 मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसकी इब्तिदा मैं करता ही आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से हूँ। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जब पढ़ाता हूँ ना, जब मैं आपको आर्टिकल जब स्टार्ट करता हूँ तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मैं जो एसएससीपी का फॉर्मेट है आर्टिकल्स का वो दिखाता हूँ। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर सारी चीज़ें आ रही होती हैं। कंपनी के डायरेक्टर कौन होंगे, किस तरह से अपॉइंट होंगे, मतलब कौन होंगे ये नहीं, किस तरह से डायरेक्टर्स अपॉइंट होंगे। अगर डायरेक्टर चला गया, रिज़ाइन कर दिया, डायरेक्टर ने फ्रॉड कर दिया तो फिर क्या होगा। अगर चीफ एग्जीक्यूटिव साहब हमने अपॉइंट किया है, वो चले गए, वो मर गए, कैजुअल वैकेंसी अराइज होना कहते हैं इसको, तो फिर वो कैसे फिल होगी। ठीक है जनाब, कंपनी का शेयर कैपिटल अगर हमने ऑल्टर करना है, चेंज करना है, नई क्लास इशू करनी है तो फिर वो किस तरह से होगा। ठीक है, कंपनी की मीटिंग कैसे होंगी, प्रोसीडिंग कैसे होंगी, कोरम कितना होना चाहिए। ठीक है जी, कौन कौन बंदा कंपनी के रजिस्टर इंस्पेक्ट कर सकता है, क्या फीस होनी चाहिए रजिस्टर इंस्पेक्ट करने के लिए। ठीक है, ये सारे हर एक चैप्टर की बात है। अगर मैं शेयर कैपिटल की बात करूँ, चैप्टर नंबर 5 प्रॉस्पेक्टस किस तरह से इशू होगा, कैसे इशू किया जाएगा, कौन अप्रूव करेगा, कौन पब्लिश करेगा, कितने दिन में करेगा, ये सारी बातें लिखी हुई हैं चैप्टर नंबर 6 में। तो वो भी आर्टिकल्स में लिखी होती हैं कंपनी के। अगर मैं बात करूँ प्रोसीडिंग की, मीटिंग की, कोरम की, कोरम होता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो मीटिंग स्टार्ट करेंगे, बहरहाल वो आगे पढ़ेंगे। वो चैप्टर नंबर 8 की सारी बातें वो भी आर्टिकल्स में लिखा होता है। चैप्टर नंबर 9 क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिविडेंड किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो भी आर्टिकल्स में लिखा होता है। चैप्टर नंबर 9 का जिक्र है। कंपनी ने अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करनी तो वो किस तरह से करेगी। इन्वेस्टमेंट अगर करनी है किसी अपना रिलेटिव कंपनी में, रिलेटिव का लफ्ज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एसोसिएट कंपनी का लफ्ज़ आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। किसी रिलेटिव की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है, किसी डायरेक्टर की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसका क्या तरीक़ेकार होगा, तो वो चैप्टर नंबर 10 में बातें हैं, वो भी आर्टिकल्स के अंदर लिखी होती हैं। यानी कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इतना तवील और तौसी डॉक्यूमेंट है कि जिसके अंदर हमारा पूरा कंपनी लोगों का चैप्टर कवर हो रहा है। एंड इन दी एंड कंपनी अगर वाइंड अप हो रही है तो फिर वाइंडिंग अप किस तरह से होगी, कौन लोग आएंगे कंपनी को वाइंड अप करने के लिए, ये भी आर्टिकल्स में लिखा होता है। तो आर्टिकल्स एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जैसे हमारी ज़िंदगी को फॉलो करने के लिए बतौर मुसलमान क्या हम कुरान करीम पढ़ते हैं, कुरान मजीद को फॉलो करते हैं। कुरान मजीद के बाद जो हमें गाइडेंस देनी होती है, हम अगली किताब कहाँ जाते हैं, हदीस पे, सही है, ऑथेंटिक अहादीस की किताबों पे जाते हैं और उसके लिए भी हम फिर कंसल्ट करके सीख रहे होते हैं कि यार हमारा दीन का क्या पार्ट है, क्या पार्ट नहीं है। वो हम कुरान हदीस की रोशनी में अपनी ज़िंदगी गुजार होते हैं और हम कहते हैं यार हमारा कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ बस यही है। इसी तरह से जो कंपनी का कंप्लीट कोड ऑफ कंडक्ट है वो क्या है, इसकी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। यानी कंपनी के लिए ऐसा है कि आर्टिकल्स की खिलाफ वर्जी करना एक गुनाह, अगर जिसने आर्टिकल की खिलाफ वर्जी की उसको पिनलाइज कर दिया जाता है, उसको सज़ा दी जाती है। यानी कि कंपनी को चला ऐसे थोड़ी कि मतलब हुल्लड़बाजी चल रही है, आज डायरेक्टर है उसका कुछ और मूड है, कल को कोई और आया उसका कुछ और मूड है, तो ऐसा नहीं होता। कंपनी चलती है अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से। क्या मेरी बात समझा रही है? तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस सिर्फ समझाने के लिए थे, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए थे, याद बिल्कुल नहीं करना। बस 2 डॉक्यूमेंट है, इतना याद रखो, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ऑनलाइन वाले हजरात आप सब ज़रा मुझे लिख के बताएं क्या क्लियर है, कोई मसला कोई परेशानी। कल एक मोहतरमा क्लास में आएंगे, वो कहती हैं सर आप ना अब कोई क्लास कैंसिल नहीं कीजिएगा, रेगुलर रखिएगा सर ईद तक। ठीक है, आज मोहतरमा क्लास से स्टार्ट है, ठीक है। व्हाट इज दिस बिहेवियर? बाहर वाली दुनिया को बताने के लिए, बाहर वाले को बताने के लिए, ठीक है, बाहर वाली दुनिया को बताने के लिए। बाहर में कौन कौन आता है, आपकी सो रही होंगी, आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ आती हैं,
SCCP हो गया, रजिस्ट्रार हो गया, आपका कोई प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर हो गया जिसने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो ये सारे हमारे एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होते हैं। कॉपी कर लो, करना है तो। हाँ बिल्कुल, नेम क्लॉज है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज है, प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस क्लॉज है, शेयर कैपिटल क्लॉज है, लायबिलिटी क्लॉज है, ये 5 क्लॉज होते हैं। डन है, बढ़ जाऊँ मैं आगे। चलो जी, आर्टिफिशियल पर्सन, इसके ऊपर तो हमने इतनी सारी बातें कर ली हैं। आर्टिफिशियल पर्सन के ऊपर थोड़ी सी बात और सही, कहता है कि आर्टिफिशियल पर्सन कौन होता है। अच्छा, क्या मैंने आपको आईकैप की किताब के बारे में कुछ बातें बताई नहीं कि आईकैप की किताब फॉलो करनी है नहीं करनी है, क्या करनी है, ये वाली बात रह गई थी हमारी। तो देखो, आईकैप की किताब को सामने रखते हुए मैंने अपनी बुक डिज़ाइन की है, अपने नोट्स डिज़ाइन किए हैं, और जो कंपनी सेट की वर्डिंग्स हैं वो एट टाइम्स ऐसी होती हैं कि आपको आम जबान में पढ़ने में थोड़ी मुश्किल हो समझने में, लेकिन अगर लकीली आपको समझ भी आ गया तो आपको याद नहीं हो सकता वो वर्ड टू वर्ड, क्योंकि लॉ की वर्डिंग, लॉ के लिखने का तरीका थोड़ा प्रोफेशनल और टेक्निकल होता है। तो क्या हमें इतनी प्रोफेशनल और टेक्निकल इंग्लिश आनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, हरगिज़ नहीं। हमारी तो बाबर आजम वाली और रिजवान वाली इंग्लिश है माशाल्लाह, ठीक है, वो बेहतरीन, मतलब जो आता है वैसे लिखते हैं। नहीं मतलब मजाक नहीं उड़ा रहे किसी का, अल्लाह माफ़ कर, उड़ाना भी नहीं चाहिए, लेकिन आई डोंट नो टेंसेस, मुझे टेंसेस आज तक नहीं आए। वो 7वीं क्लास में मिस पढ़ाती थी, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट और फ्यूचर, मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर पता है मुझे, लेकिन वो पार्टिसिपल वार्टिसिपल जो लग जाया करते थे ना आगे पीछे, वो मुझे नहीं आते। ठीक है, मतलब मैं इंग्लिश बोलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी जो मुझे बोलने में अच्छी लगती है। ठीक है, अब वो ग्रामर फॉलो हो रही है नहीं हो रही, वो अब इतना मुझे नहीं आता। ठीक है, तो आईकैप को भी इतना नहीं आता, भरोसा रखो। और एक और मिसाल देता हूँ कि जो मेरा असिस्टेंट है कंपनी लॉ का, असिस्टेंट भी नहीं समझो उसको, मैंने कुछ इंगेज किया हुआ है अपने साथ, वो बच्चा बहुत मेहनत करता है, मेरिट होल्डर जिसका मेरिट आया था, मुबीन, उससे मैंने एक दफ़ा कुछ डॉक्यूमेंट्स बनवाए और मैंने कहा भाई ज़रा एक डॉक्यूमेंट ज़रा मुझे बना के दो। उसने कुछ सवाल ड्राफ्ट किए और उसका सोल्यूशन ड्राफ्ट किए। जब मैंने सोल्यूशन में उसकी अंग्रेज़ी पढ़ी ना, देयर वॉज नो टेंसेस, कोई टेंसेस का ख्याल नहीं, कॉमा फुल स्टॉप नहीं, कुछ भी नहीं, बस उस बंदे ने, उस बच्चे ने अपनी बात 100% कन्वे की हुई थी। और यकीन मानो मैं उसकी जो डॉक्यूमेंट था वो पढ़ के 1 मिनट के लिए शौक में आ गया था कि मेरिट इसका कैसे आ सकता है। तो मेरिट आने के लिए भी आपको 100% अंग्रेजी आने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं तो अंग्रेजी आती हो, लेकिन उसका दिमाग था, उसको कॉन्सेप्ट पता था कि कौन से सवाल में कौन से कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे। तो वो जो किताब की वर्डिंग थी जैसी तैसी उसने फोल्ड करके अपनी ज़बान में लिख दी थी, उसका मेरिट आ चुका था। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो क्या बात चली थी? हाँ, किताब की बात चली थी। तो आईकैप की किताब अगर आपने देखनी है ना तो अपने शौक से ले लो, और सिर्फ कंप्लीटनेस इंश्योर करने के लिए देख लेना कि क्या टीचर ने एक एक पेज पे लिखी हुई एक एक हेडिंग में बताई नहीं बताई है। हो सकता है आगे जाके चैप्टर्स में कुछ सीक्वेंसिंग ऐसी हुई है कि मेरी सीक्वेंसिंग से मैच ना करे, मैंने कोई चीज़ पहले पढ़ा दी हो, किताब में बाद में लिखी हो, किताब में कोई चीज़ पहले लिखी हो, मैं बाद में पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी सीक्वेंस किताब की सीक्वेंस अलग अलग हो सकती है। लेकिन एट दी एंड ऑफ द चैप्टर कंप्लीटनेस इंश्योर करना तुम्हारा काम है। मतलब मैं तो कर ली है, लेकिन तुम्हें अगर तसल्ली करनी है तो तुम नोट नहीं कर देनी है। स्किप करना चाहते हो आईकैप की किताब को, यू कैन ईजिली सेफली अवॉइड द किताब, कोई ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर मौजूद हर एक एग्जाम्पल हमारे नोट्स में शामिल है, हर एक सवाल प्रैक्टिस का हमारे नोट्स में शामिल है, और रिसेंट पास्ट पेपर भी जो वहाँ नहीं है वो यहाँ पे मौजूद है। ठीक है जी, तो किताब आप मेरी वाली फॉलो कर सकते हो, आसान अंग्रेज़ी किताब है, आसान किताब। ठीक है जी, चलो तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि कंपनी एज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कि आर्टिफिशियल पर्सन कौन होता है। बता दिया, जो खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, घूम नहीं सकता, कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन का दर्जा दे दिया गया है, यानी कि ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, नॉट अ सिंगल नेचुरल पर्सन। ये एक आम इंसान की तरह नहीं है, बल्कि एक ऐसा इदारा है जिसको लॉ ने रिकॉग्नाइज कर लिया। जैसे हमारे केस में कौन सी कंपनी थी, सनराइजर हैदराबाद, उसको लॉ ने कंपनी मान लिया है, उसको लॉ ने इंसान मान लिया है। जब इंसान मान लिया तो इंसान वाले हुकूक भी लागू हो गए। कौन कौन से? वो लोन ले सकता है, लोन दे सकता है, वो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन सारे इनकर कर सकता है, वो अपने नाम पे एसेट रख सकता है, अपने नाम से एसेट हटा सकता है, डिस्पोज कर सकता है। कौन करेगा? कंपनी करेगी? नहीं, डायरेक्टर साहब कंपनी के बिहाफ पे करेंगे, क्योंकि डायरेक्टर आर द वन हु मैनेज द कंपनी। डन। चलो अगला, अब एक सवाल आ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी एज एन आर्टिफिशियल पर्सन। सवाल भी नहीं, टॉपिक आ रहा है। अब ये आपने याद करना होगा, ठीक है, ये आपने याद करना होगा। कैसे? आपने इसकी हेडिंग याद कर लेनी है बस। ये जो माइंड में हेडिंग आ रही है, मैनेज बाय डायरेक्टर्स, लायबिलिटी टू पे टैक्स, लीगल ऑब्लिगेशन, परपेचुअल सक्सेशन,
कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, डेट्स एंड लायबिलिटीज, ओनरशिप ऑफ एसेट्स, राइट टू रिसीव फ्रॉम डेटर्स। ख़त्म, बस ये हेडिंग आपने याद करनी है, आगे आपको सब पता है इंशाल्लाह, कोई मसले वाली बात नहीं है। कैसे, आ जाओ पढ़ते हैं एक करके। अब एक एक पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूँगा, जहाँ समझ नहीं आपने पूछ लेना है। अब अगर आपसे सवाल पूछे एग्जाम में, व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी एज एन आर्टिफिशियल पर्सन, तो आपने क्या जवाब देना है? आपने बोलना है फॉलोइंग आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी एज एन आर्टिफिशियल पर्सन। ये रट्टे वाला सवाल था, सिनेरियो वाला सवाल था? रट्टे वाला सवाल था। तो फॉलोइंग आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी एज एन आर्टिफिशियल पर्सन, नंबर 1 हेडिंग डाली आपने, मैनेजमेंट बाय डायरेक्टर्स। फिर आपने क्या लिखा आगे कि कंपनी इज मैनेज बाय डायरेक्टर्स वेयर एज मेम्बर्स कैन ऑल्सो बी डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है जी, तो बस इसका 1 लाइन जवाब है क्या, कि कंपनी की खुसूसियत एज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्या है कि कंपनी इज मैनेज बाय डायरेक्टर्स। क्या मेंबर डायरेक्टर होते हैं? हाँ, वो पैट कमिंस और भुवनेश्वर कुमार क्या थे, सब्सक्राइबर्स थे, जो बाद में शेयर होल्डर बन गए। शेयर होल्डर इज इक्वल्स टू मेंबर समझो, एक फाइन डिफरेंस है, वो हम आगे जाके डेफिनेशन में क्लियर करेंगे। लेकिन फॉर द टाइम बिंग यू कैन अज्यूम शेयर होल्डर मेंबर होता है, क्योंकि हर शेयर होल्डर मेंबर होता है। डन। अच्छा, लेकिन हर मेंबर शेयर होल्डर नहीं होता, आगे जाके हम पढ़ेंगे। हर शेयर होल्डर मेंबर होता है, लेकिन हर मेंबर शेयर होल्डर नहीं होता। क्या डिफरेंस है वो अगले टॉपिक में हमारे कवर होगा। बहरहाल, तो पहली खासियत क्या है कि कंपनी इज मैनेज बाय डायरेक्टर्स। कंपनी को कौन चलाता है बोलो भाई? डायरेक्टर्स। क्या मेंबर्स डायरेक्टर बन सकते हैं? हाँ, मेंबर्स कैन बी डायरेक्टर्स। नंबर 2, जैसे एक इंसान पूरे साल प्रॉफिट कमाता है और टैक्स पे करता है अपनी इनकम पे, वैसे कंपनी भी टैक्स पे करती है। हाँ, कंपनी के टैक्स रेट अलग है, पार्टनरशिप का अलग है, सोल ट्रेडर आम इंडिविजुअल्स का अलग है। पार्टनरशिप को क्या कहते हैं? ईओपी कहते हैं ना, ईओपी कहते हैं, ऐसे ही है। तो जैसे एक इंसान आम कमाता है, टैक्स पे करता है, वैसे कंपनी भी क्या करती है? कंपनी इज लायबल टू पे टैक्सेस ऑन प्रॉफिट्स। कोई रॉकेट साइंस, कोई मुश्किल बात कुछ भी नहीं। तीसरी चीज़, लीगल ऑब्लिगेशन। जैसे एक आम आदमी के ऊपर लॉज अप्लाई होते हैं, अगर ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया तो फिर ट्रैफिक पुलिस वाले क्या करेंगे? चालान भेजेंगे, आपको चालान पे करना पड़ेगा। वैसे तो हम आए दिन तोड़ते हैं, कराची में तो बताइए हालात है माशाल्लाह। तो लेकिन हाँ जी, ऑल्टरनेटिव चालान ही कौन सा होता है? अच्छा, अल्लाह माफ़ करे, ऑल्टरनेटिव चालान यार। तो खैर अल्लाह का शुक्र है, अब वो रोकते नहीं है, एक सेटिंग बना ली हमने। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि मैं जा रहा था फाइज़र, एक क्लाइंट था, उसका ऑडिट करने जाता, मेडिसिन कंपनी का नाम सुना होगा फाइज़र का। हाँ, फाइज़र का ऑडिट कर रहा था। तो जैसे ही मैं बाग अपने कासिम के पास पहुँचा, तो अच्छा, खड़े भी ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ आपकी बाइक स्लो होती है और कट होता है ना, तो वहीं पे आ जाए अस्सलाम वालेकुम साहब, ऐसा आ जाता है। तो रोक लिया। तो अच्छा, मांगते भी क्या हैं? कागजात ना, पहले कागजात दिखाओ, दिखा दिया। ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ, दिखा दिया। एनएसए दिखाओ। अब लकीली वो अनलकीली पड़ा हुआ था ओरिजिनल, दिखा दिया। अब सब था ना, तो आगे की नंबर प्लेट नहीं लगी हुई, चालान होगा। अबे भाई, आगे की नंबर प्लेट भी कौन चलाना है, लेकिन है, क्या करें। मला रुक जाओ, मैंने वो बरम से ना जेब से ऐसे मोबाइल निकाला, मला रुक जाओ बात कराता हूँ। ठीक है, मैंने ना एक कॉल मिलानी थी, वैसे ही मैंने मिलानी थी कॉल। तो कहता है कि कौन है? मैंने बोला अभी बात कराऊंगा तो बस चल जाएगा। तो कह रहे जाओ यार ये लो। उसने मेरे एनएसए किया और चला गया। इसने बोले इससे पहले किसी और ख़तरनाक इंसान को कॉल मिला है, इसको वापस कर देते हैं। मैंने इतने कॉन्फिडेंस से बोला अल्हम्दुलिल्लाह, वो बच गया मैं। तो अगले दिन जब मैं आया तो वहीं खड़ा होता, बोला और भाई, मेरा हाँ भाई कैसे है, इससे निकल गया, बच गया। तो जैसे एक आम इंसान अगर कोई कानून तोड़े तो उसको क्या करना पड़ता है? पेनल्टी पे करना पड़ती है। तो वैसे ही क्या करना पड़ता है भाई? एक कंपनी भी अगर कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी करती है, ब्रीच ऑफ लॉ करती है, तो फिर उसको उस पर पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, ये हमारे डिज़ाइनर साहब ने माशाल्लाह लायबल फॉर लीगल ब्रांचेस कर दिया इसको, ये है ब्रीचेस। ठीक है, अब लायबल कौन होगा, कैसे होगा? मैंने कहा था कि कंपनी को चलाने वाले लोग कौन होते हैं? डायरेक्टर्स। तो अगर कोई डायरेक्टर गलती कर दे, कोई गुनाह कर दे, कोई मसला कर दे कंपनी के अंदर, तो लायबल कौन? कंपनी या डायरेक्टर? डायरेक्टर। कैसे? मिसाल दे देते हैं। नंबर 1 मिसाल, ब्रीच ऑफ फिड्यूशरी ड्यूटी। फिड्यूशरी कहते हैं, फिड्यूशरी रिलेशनशिप कहते हैं अमानतदारी के रिलेशनशिप को, अमानतदारी को, यानी कि किसी के पैसों को, किसी की चीज़ को अमानतदारी से इस्तेमाल करना, अमानत में ख़यानत ना करना। जो 4 शेयर होल्डर थे जिन्होंने कंपनी बनाई थी, उन्होंने डायरेक्टर्स को अमानतदार जाना था और अमानतदार जान के उनको अपनी कंपनी का होल्ड लिया था। अब डायरेक्टर्स के पास एक अलग ही पावर होती है कि उस पूरी कंपनी को मैनेज करें, तो वो मैनिपुलेट भी तो कर सकते हैं चीज़ों को। कैसे? लेट्स से कंपनी को एक लैंड खरीदनी है 5 मिलियन की, डायरेक्टर भाई को पता चल गया 5 मिलियन की डील कंपनी ले रही है।
डायरेक्टर भाई ने अपने किसी दोस्त रिश्तेदार के नाम पे वो लैंड खरीदवा दी, कितने की, 5 मिलियन की, और आगे कंपनी को 7 मिलियन की बेच दी। तो क्या डायरेक्टर इस पोजीशन में नहीं है कि वो उन पैसों का गलत इस्तेमाल कर सके, यानी कि कंपनी को नुकसान दे सके और पर्सनल प्रॉफिट्स को आगे रखे? क्या ऐसा नहीं कर सकता? हाँ, लेकिन अगर डायरेक्टर साहब पकड़े गए तो फिर डायरेक्टर साहब पर्सनली लायबल हैं। जितना प्रॉफिट उन्होंने उस ट्रांजैक्शन से कमाया होगा, नाजायज़ ट्रांजैक्शन से, वो कंपनी को रिम्बर्स करने के लिए लायबल होंगे। दूसरी मिसाल, इम्प्रॉपर डिविडेंड पेमेंट। जब डिविडेंड का चैप्टर आप पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे कि जनाब डायरेक्टर साहब लायबल होंगे, चीफ डायरेक्टर साहब लायबल होंगे, ठीक है, क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव भी डीम डायरेक्टर होता है। हम आगे जाके पढ़ेंगे कि चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है, डायरेक्टर कौन है। तो ये अगर डिविडेंड अनाउंस कर दिया और पेमेंट नहीं किया, या डिविडेंड कम पे किया, ज़्यादा पे किया, डिविडेंड पे करने में फ़र्क कर दिया, तो फिर भी डायरेक्टर साहब लायबल होंगे। नंबर 3, फ्रॉडुलेंट एंड रॉन्गफुल ट्रेडिंग। फ्रॉडुलेंट एंड रॉन्गफुल ट्रेडिंग, कंपनी को कंस्ट्रक्शन करवानी है, कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए चाहिए सरिया। अब सरिया जाके मार्केट से वो ले सकते हैं, लेकिन डायरेक्टर का भाई बैठा हुआ था बेरोजगार, उसने बोला भाई क्या कर रहा है आजकल? कहता भाई बेरोजगार। उसने बोला कोई मसले वाली बात नहीं है, एक दुकान खरीदो जाके। ठीक है, फिर क्या करूँ भाई? उधार पे मान लो सरिया डालो। ठीक है, रजिस्टर करो अपनी दुकान को, ठीक है, फिर हम तुमसे माल खरीदेंगे और कंपनी में माल डाल देंगे। उसने बोला मुझे क्या फ़ायदा होगा? उसने बोला भाई तुम 20 लाख रुपये का माल उठाओ, दुकान में डालो, मैं तुमसे 30 लाख रुपये का खरीदूँगा। तो कंपनी ने क्या किया? डायरेक्टर साहब के भाई की दुकान से माल खरीद लिया। तो डायरेक्टर साहब इज़ इन द पोजीशन टू अप्रूव सच ट्रांजैक्शन कि वो इम्प्रॉपर या अनलॉफुल तरीके से ट्रेड करके कंपनी को फ़ायदा नहीं देंगे, बल्कि खुद का फ़ायदा प्रेफर करेंगे कंपनी के नुकसान के साथ। तो कंपनी को नुकसान हो रहा है, यानी किसको नुकसान हो रहा है? शेयर होल्डर को नुकसान हो रहा है, जो इनको अमानतदार बना के गए। इसी तरह से डायरेक्टर साहब ने खुद लोन अप्रूव कर लिया अपने लिए, अपने किसी दूसरे डायरेक्टर के लिए, किसी और मैनेजर के लिए। यानी कि मार्केट में आप रेट चल रहा है, लेट से अगर एक बैंक है, एक बैंक लोन दे रहा है मार्केट में, और इस तरह के कस्टमर को, यानी कि हर कस्टमर को अलग रेट पे लोन मिलता है, क्रेडिट रेटिंग पे डिपेंड करता है। अगर कोई लेट से सर अहमद लोन लेने जाता है बैंक से, तो उनको हो सकता है 7-8% पे लोन मिले। बैंक स्टेटमेंट देखेंगे, पैसे भाई अच्छा आ रहा है माशाल्लाह, ठीक है, 7-8% पे आपको लोन। मुझे देखेंगे भाई खतरनाक लग रहा है बंदा, इससे 18% पे लोन देंगे, ठीक है। तो हर बंदे की क्रेडिट रेटिंग के हिसाब से लोन दिया जाता है। अब लेट से एक मार्केट में एक बंदे को 15% पे लोन दिया जा रहा है, लेकिन उसी कंपनी के एम्प्लॉय को फजूल में आउट ऑफ फेवर 6% पे लोन दिया जा रहा है, विदाउट एनी बायसनेस। डायरेक्टर साहब ने ट्रांजैक्शन अप्रूव कर दी। तो इस तरह की ट्रांजैक्शंस अगर डायरेक्टर साहब करें तो फिर डायरेक्टर्स आर पर्सनली लायबल। ये वाली मिसाल याद करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये मैंने नोट्स में लिखी हुई है आपको समझाने के लिए। लेकिन आपने क्या याद करना है? व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी एज एन आर्टिफिशियल पर्सन? नंबर 1, मैनेजमेंट बाय डायरेक्टर्स। नंबर 2, लायबिलिटी टू पे टैक्स। नंबर 3, लायबल फॉर लीगल ब्रीचेस। अब लायबल फॉर लीगल ऑब्लिगेशंस हैं, लायबल फॉर जैसे कि लायबल फॉर लीगल ब्रीचेस। अब इसकी एग्जाम्पल आप खुद लिख सकते हो, इस पर कोई केस आ जाए तो आप सॉल्व कर सकते हो। परपिचुअल सक्सेशन, परपिचुअल सक्सेशन जैसे कहते हैं ना कि किसी के आने से या जाने से ज़िंदगी नहीं रुकती। हम कभी सोचते हैं ना कि यार ज़िंदगी में हमारे फ़लाँ शख्स अगर चला गया या नहीं रहा, हम मर जाएंगे, खप जाएंगे, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल होता नहीं है, ठीक है। लोगों के अपने ही मर जाते हैं, चले जाते हैं और इंसान जीता रहता है। वैसे ही हमें लगता है कि कंपनी के शेयर होल्डर अगर मर गए तो कंपनी चली जाएगी। सोल ट्रेडर मर गया था, बिजनेस बंद हो गया था। पार्टनरशिप में कोई एक पार्टनर मर गया, चला गया, इंतकाल हो गया, तो डीड नहीं बनेगी। तो कंपनी में ऐसा नहीं है। कंपनी परपेचुअल सक्सेशन का नाम है, यानी कि कंपनी ताहयात चलती है अनलेस के इसको वाइंड अप कर दिया जाए। कंपनी को अनलेस के वाइंड अप कर दिया जाए, कंपनी हमेशा चलती रहेगी। यानी कि लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, कंपनी हमेशा चलती रहेगी। शेयर होल्डर आते रहेंगे, शेयर्स ट्रांसफ़र करते रहेंगे, शेयर खरीदते रहेंगे, नए लोग आते रहेंगे, पुराने जाते रहेंगे, कंपनी हमेशा चलती रहेगी, कंपनी हमेशा चलती रहेगी। अब ये थोड़ी कि कंपनी कारोबार कर रही हो, बार बार जो है ना अपने नए जो है ना वो सारा सब किताब कर रही हो, बंद हो रही हो, फिर खुल रही हो, बंद हो रही हो, फिर खुल रही हो, नया शेयर होल्डर आ गया, चलो भाई ये चला रहे हैं, फिर कल को कोई और चला रहा है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। मिसाल तौर पे एक कंपनी है, उसके लेट से 5 शेयर होल्डर हैं, A, B, C, D, E, चलो F भी कर लो, 6 शेयर होल्डर्स हैं। अब आज इस कंपनी का शेयर जो है ना वो B के पास है। सुबह B ने बेचा लेट से G को, G के पास आ गया। D ने बेचा लेट से H को, H के पास आ गया। शाम में क्या हुआ? शाम में कुछ और कहानी थी। G ने बेच दिया लेट से K को, H ने बेच दिया भाई लेट से, ठीक है, L को, F ने बेच दिया भाई M को। अब शेयर होल्डर कौन कौन रह गया? A, C, E, M, K, L, पीछे 6 रह गए लोग। बात समझा रही है? तो इस शेयर होल्डिंग पैटर्न में या स्ट्रक्चर में चेंज होने की वजह से कि क्या यूनिलीवर बंद हो गई,
डालडा बंद हो गई, नहीं। आप क्या करते हो अगर किसी को ट्रेडिंग का शौक हो? मुझे वैसे है लेकिन आती नहीं है, ठीक है, आती ही नहीं है, क्या करें। वैसे बिटकॉइन भी शुरू किए थे, वो अपना कोई BNB नाम की कॉइन लेके डाल दी थे, वो पड़े हैं बाइनेंस में अब तक, ऐसे ही 12 साढ़े 12 डॉलर शो कर रहा होता है, कभी PNL ऊपर जा रहा होता है, कभी नीचे आ रहा होता है। आती नहीं ट्रेडिंग, सीखनी है मैंने, मतलब शेयर्स की आती है ना, ये वाली आती है। तो जैसे किसी को अगर आइडिया हो तो इतना तो बताए ना कि वर्चुअली जो है ना इलीगल है बिटकॉइन। इलीगल कह सकते हो आप, अभी इलीगल भी नहीं है मतलब। हाँ जी, आते हैं, अच्छा मुझे नहीं पता। अच्छा अल्लाह, मैंने नहीं करता भाई मैं तो करता ही नहीं, अच्छा मुझे नहीं पता वैसे। क्योंकि देखो अभी आप कह रहे हो ना इलीगल है और मतलब मैसेज वगैरह आते हैं, लेकिन मार्क माई वर्ड्स, आज से 10 से 15 साल बाद यू विल बी फोर्स टू ट्रेड, ठीक है। ऑल दो इसकी कोई बैकिंग नहीं है सो फार, और शरीयत के मुताबिक जब मैंने इसके शरीय आंसर देखे तो ये था कि जिस चीज़ की कोई बैकिंग नहीं है, जिस चीज़ के पीछे कोई करेंसी के पीछे बैकिंग नहीं है, तो वो आपकी शरीयन जायज़ नहीं है। किसी ने सवाल किया था कि बिटकॉइन पे ज़कात देना जायज़ है, मतलब दे सकते हैं नहीं दे सकते, तो उन्होंने ये कहा कि अगर आप इसको माल ट्रीट करते हो और माल की तरह ही जो है लेके चलते हो तो फिर आप इस पर भी ज़कात दोगे, बिटकॉइंस वगैरह पे भी आप ज़कात दोगे, ठीक है, क्योंकि वो आपके लिए माल है ना, फिर माल के डेफिनेशन में आ रहा है आपके लिए, ठीक है। तो खैर क्या बात चली थी, हाँ ट्रेडिंग की बात चली थी। तो तुम लोगों ने अगर कभी देखा हो कि तुम लोग मोबाइल पे क्या करते हो, एक कंपनी के तुम्हारे पास शेयर पड़े हुए हैं, अब तुमने सेल पे लगा दिए, अगर लेट से इस शेयर की प्राइस मैंने 20 रुपये पे खरीदी है, जैसे ही 24 पे जाए तो सेल कर देना, और इतने शेयर सेल कर देना, और सेल पे लगा दिए। अब तुम शाम को देखोगे प्रॉफिट आया होगा, पैसे तुम्हारे अकाउंट में आ चुके होंगे। तो अब तुम्हारे पास था, किसी ने 24 रुपये वाले खरीदा आया होगा, 24 रुपये पे लगाई होगी, तो तुमने 24 में बेचना था, उसने खरीदना था, तुम्हारे नाम से हटके उसके नाम पे 2-3 दिन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो कंपनी का ये करती रहेगी, देखती रहेगी कि आज शेयर होल्डर ये है, कल ये है, परसों ये, सुबह ये, शाम ये, रात ये। कंपनी के ऑपरेशन पे इफेक्ट आता रहेगा? ऐसा नहीं होगा, कंपनी चलती रहेगी, कंपनी स्मूथली चलती रहेगी। बस आज कोई मालेगी, कल कोई मालेगी, परसों कोई मालेगी, शेयर्स के मालिकान चेंज होते रहेंगे, लेकिन कंपनी वहीं चलती रहेगी। क्योंकि कंपनी को चलाने वाले कौन लोग, बोलो भाई? डायरेक्टर साहब कंपनी को चलाने वाले लोग होते हैं। डन। इट हैज़ नो इफेक्ट फ्रॉम चेंजेस इन ओनरशिप। डन। चलो अगला, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। जैसे एक इंसान के कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन होते हैं। एक इंसान क्या करता है, अपने नाम पे घर ले सकता है, अपने नाम पे एसेट्स रख सकता है, अपने नाम पे लोन ले सकता है। वैसे ही कंपनी के भी कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन होते हैं। कंपनी कैन एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है, कंपनी अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कंपनी अपने नाम पे ज़मीनें रख सकती है, कंपनी अपने नाम पे एसेट्स रख सकती है। ऐसा ही है। तो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है किससे? इंडिविजुअल से भी कर सकती है। अगर मैं करना चाहूँ सनराइज़र हैदराबाद से कॉन्ट्रैक्ट, तो मैं सनराइज़र हैदराबाद से लेट से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ क्या, कि मैं सनराइज़र हैदराबाद को बल्ले बेचूंगा, ठीक है। लेट से मैंने, अब तो खैर बैट्समैन के स्पेसिफिक होते हैं सारे, लेकिन अगर मैं कहूँ कि जनाब लेट से सनराइज़र हैदराबाद की जितनी भी किट्स हैं, टी शर्ट्स हैं, वो मैं बेचूंगा, तो कॉन्ट्रैक्ट किसका हुआ? क्या वो काव्या मरान का मुझसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ? नहीं, मुझसे नहीं हुआ। सनराइज़र हैदराबाद का मुझसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया। क्या? कंपनी का इंडिविजुअल से कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लेट से कंपनी कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद अदर कंपनीज, कंपनी दूसरी कंपनी से रब्ता करके कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। कैसे? लेट से BCCI ने IPL की ट्रॉफी बनवाई, और ट्रॉफी बनवाई एक ऐसी कंपनी से जो कि ट्रॉफी बनाने में माहिर है, बड़े बड़े इवेंट्स की ट्रॉफी बनाती है। तो BCCI ने किसी ऐसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया जो कि उसको IPL की ट्रॉफी बना के देगी। अब बोलो यार ये कल से IPL की मिसाल दे रहा, तो आजकल मैं थोड़ा सा IPL फॉलो करने लगा हूँ, तो IPL की मिसाल जो है ताज़ा ताज़ी है। क्योंकि PSL में वो सारे फ़कीर खेलते हैं जिनको कोई बिड नहीं करता IPL में, जैसे डेविड वार्नर, तो वो फिर कराची किंग्स से कैप्टन बन जाता है। तो मुझे वो आजकल उस लीग से इतना मोहब्बत नहीं हो रही, क्योंकि अच्छे प्लेयर्स IPL में, ठीक है। चलो आ जाओ आगे। कितने पॉइंट्स हो गए भाई? 4 और 1 5। डन। चलो नंबर 6, डेट्स एंड लायबिलिटी। कंपनी इज लायबल फॉर डेट्स। क्या समझाऊँ भाई इसमें, क्या समझाऊँ इसमें? अगर कंपनी ने कोई उधार लिया है, लोन लिया है, तो फिर वो लायबल है उसको पे करने के लिए, ऐसा ही है। चलो नंबर 7, ओनरशिप ऑफ एसेट प्रॉपर्टी। कंपनी कैन ओन एसेट्स इन इट्स ओन नेम। शेयर होल्डर कंपनी को ओन करते हैं, एसेट को ओन नहीं करते। क्या कल को उठ के शेयर होल्डर जा सकता है कंपनी के अंदर, भाई ये AC जो है ना निकाल दो, मेरे घर पहुँचा दो? नहीं करता। क्यों? शेयर होल्डर मालिक है कंपनी का, कर सकता है ना? नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो कंपनी ओन करता है, कंपनी के एसेट ओन नहीं करता। कंपनी के एसेट कौन ओन करता है?
कंपनी ओन करती है। तो जब तक कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, जब तक वो पांचवा पर्सन नहीं चाहेगा कि मेरे एसेट बिक जाए, निकल जाए, तब तक एसेट आप नहीं चल सकते। यानी कि शेयर होल्डर कंपनी के मालिक हैं, कंपनी के एसेट के मालिक नहीं है। तो टेक्निकल बात है, समझ आ रही है ना? नहीं आई तो पूछेगा कौन? दोबारा बोलें। कंपनी में तो होते ही एसेट्स हैं, ठीक है। शेयर होल्डर कंपनी के मालिक हैं, कंपनी अपने एसेट की मालिक है। कैसे? लेट्स से अगर मैंने एक, देखो सबको क्लियर हो गया, मैं आपको भी क्लियर कर देता हूँ। देखो लेट्स से अगर एक मैंने कंपनी बनाई है, ठीक है, लेट्स से मैंने ये ARTT बनाया। अब अगर ARTT में मेरी शेयर होल्डिंग है, लेट्स से मैं एक शेयर होल्डर हूँ, लेट्स से 20% का शेयर होल्डर हूँ, तो क्या कल को मैं कह सकता हूँ कि यार ये प्रोजेक्टर निकालो मेरे घर पहुँचा दो, इसे निकालो मेरे घर पहुँचा दो, ऐसा कह सकता हूँ? नहीं। क्यों? इसी किसका है? ARTT का। कंपनी का है, मेरा नहीं है। तो मैं तो एज एन इंडिविजुअल शेयर होल्डर हूँ, जो कि सिर्फ इसके प्रॉफिट में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। जितने शेयर हैं जो ये कमाएगा, जो प्रॉफिट कमाएगा, उतना हिस्सा अपने घर लेके जाऊँगा। तो क्या मैं इसे अपने घर ले जाऊँ उठा के? नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। एसेट्स ओन करती है कौन? कंपनी। लेकिन जबकि शेयर होल्डर सिर्फ कंपनी को ओन करते हैं, कंपनी के प्रॉफिट में पार्ट लेते हैं। बात समझा रही है? चलो नंबर 8, राइट टू रिसीव फ्रॉम डेटर्स। अगर तुमने किसी को कर्जा दिया होगा, उधार दिया होगा, तो तुम्हारा क्या राइट नहीं है कि उससे उधार वापसी मांगो? शर्म आती है वैसे अपनी उधार देते हुए, मांगते हुए, लेकिन मांगने का राइट तो है ना तुम्हारे पास कि भाईजान मैंने आपको उधार दिया था यार, देख लो 10 तारीख हो गई है, उधार वापस कर दो। यू हैव राइट टू रिसीव फ्रॉम डेटर्स। वैसे ही कंपनी ने अगर किसी को माल बेचा है, ज़्यादातर सेल्स किस पे हो रही होती हैं? क्रेडिट पे हो रही होती हैं। कंपनी अपना माल रखवा रही होती है किसके पास? होलसेलर्स के पास। क्रेडिट डेज 45 डेज क्रेडिट, 20-25 दिन क्रेडिट, 30 दिन क्रेडिट, क्रेडिट पे माल दे रही होती है। तो कंपनी का क्या रिसीवेबल बुक नहीं होता? होता है ना। तो कंपनी हैज़ राइट टू रिसीव फ्रॉम डेटर्स, ऐसा ही है। चलो, कंपनी हैज़ राइट टू रिसीव डेट। अच्छा, अगर चला जाए मालिक, अगर चला जाए, मैं डालडा का शेयर होल्डर हूँ, लेट से 30% शेयर्स मेरे पास हैं, और मैं चला जाए होलसेलर की दुकान पे। अल्लाह, हाँ भाई कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है सर, यार वो माल भेजा था हमने, कंपनी ने, डालडा ने। तो भाई आप कौन? अबे शेयर होल्डर हूँ 30%, ये देखो शेयर सर्टिफिकेट 30% शेयर होल्डर। हाँ, लाओ यार वो पैसे देने थे ना, ज़रा मुझे दे दो। क्या वो मुझे देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? वो बोलेगा भाई मैं कंपनी को दूंगा, मैं कंपनी के बैंक अकाउंट में जमा कराऊंगा, मैं आपके बैंक अकाउंट में वो पैसे जमा नहीं कराऊंगा। क्यों? क्योंकि राइट टू रिसीव किसका है? कंपनी का, या कि ना कि मेरा नहीं है, शेयर होल्डर का नहीं है, कंपनी का है। बात समझा रही है? क्या यहाँ तक हम साथ हैं? यहाँ तक हम साथ हैं? चलो यहीं तक रखें, आगे पढ़ें, यहीं तक रखें, पक्की बात है। बस हो गई, पहली लास्ट मिस किया आपने, ठीक है। ओरिएंटेशन देख लेना बस, 2 क्लासेस है ना, मैंने 2 लेक्चर डाले, एक ओरिएंटेशन डाली है और एक डाली है पहली क्लास। तो ओरिएंटेशन देख लेना। लेक्चर नंबर 1 में मैंने सिर्फ पढ़ाया था सोल ट्रेडिंग, पार्टनरशिप और कंपनी का स्ट्रक्चर दिया था। अच्छा चलो मैं बता देता हूँ कि जो मैंने पढ़ाया है कल से अब तक, उसमें क्या याद करना है। सोल ट्रेडिंग याद करना है? बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। नोट करना है किसी ने तो नोट कर लो, बता रहा हूँ उसमें। पार्टनरशिप याद करना है? बिल्कुल भी नहीं करना। बस याद करने वाली बात क्या है कि 2 से लेकर 20 तक पार्टनर्स होते हैं। जहाँ 20 से ऊपर कहानी गई वहाँ आपको कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ेगी। तीसरी चीज़, कंपनी के बारे में आपको ओवरव्यू होना चाहिए कि सेपरेट लीगल स्टेटस है, आर्टिफिशियल पर्सन है, जिसे हम डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी कहते हैं। सेपरेट लीगल स्टेटस को लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन होता है। कम से कम एक बंदा भी कंपनी बना सकता है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। ये जो मोटी मोटी बातें हैं ये आपके जहन में होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर कंपनी बनती कैसे है ये आपको पता है कि कंपनी के अंदर नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं, कुछ पार वैल्यू होती है, कुछ शेयर कैपिटल होता है। जो जितना आप कंट्रीब्यूट करता है उतना हिस्सेदार बन जाता है, बस आपको बताना चाहिए। फिर रूल एंड रेगुलेशन, कंपनी लॉ क्या होता है? अगर उनसे कोई पूछे कंपनी लॉ बताओगे, कंपनी लॉ क्या होता है? हाँ, 1913 वाला, 84 वाला, 2016 वाला, 2017 वाला, ये सब मिला के कंपनी लॉ। अगर मैं कहूँ कि ये कंपनी लॉ के अंडर एस्टेब्लिश हुई है, यानी कि हो सकता है इस पे से किसी भी एक्ट के तहत हो। अगर मैं कहूँ ये इस एक्ट के तहत एस्टेब्लिश हुई है, तो इसका मतलब क्या है? कंपनीज एक्ट के तहत एस्टेब्लिश हुई है। ज़रा बताओ कि जो यूनिलीवर है, वो लेट्स से या डाल्डा है, या और कोई पुरानी कंपनी है, तो वो किसके तहत एस्टेब्लिश हुई होगी? 2017 के तहत? नहीं, 17 तो रिसेंट गुजरा है, कुछ सालों पहले हुई होगी। तो कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के तहत एस्टेब्लिश हुई होगी अपने वक्तों में। बात समझा रही है? फिर जब हम कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखोगे ना, तो आप नोट नंबर 1 में तो मैं कभी दिखाऊंगा, फाइनेंशियल्स में खोल के दिखाता हूँ कंपनी के ना, क्योंकि कंपनी लॉ पढ़ाते हुए मैं ये काम करता हूँ कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खोल के दिखाता हूँ और बोलता हूँ देखो हमने ये लॉ पढ़ा है कि कंपनी को ऐसा करना चाहिए। कहाँ करेगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेगी, आओ दिखाता हूँ। तो वो दिखाता हूँ। तो नोट नंबर 1 में जो याद दिलाना दिखाऊंगा कभी, वो दिखाते हैं कि कंपनी वॉज एस्टैब्लिश अंडर कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, नाउ रेफर टू एज कंपनी 2017, ठीक है। अच्छा, मेमोरेंडम, हाँ मेमोरेंडम क्या होता है?
इतने इतने बड़े चेंजेस नहीं आते। तो अब कंपनी को ये होता है कि यार कंपनी को इस विद इफेक्ट फ्रॉम दिस डेट कंपनी से फॉलो करना है, ठीक है। तो जो भी चेंजेस होते हैं नेसेसरी वो हो जाते हैं, लेकिन कंपनी के अंदर कोई सिग्निफिकेंट फिर वो स्ट्रक्चर वगैरह में चेंजेस नहीं आते, ठीक है। अच्छा, फिर क्या याद करना है इसको? याद बिल्कुल भी नहीं करना। मेमोरेंडम होता है, आर्टिकल्स होता है, उसमें क्या क्या होता है बस याद रखने वाली बात है, समझने वाली बात है। मेमोरेंडम आर्टिकल्स का अलग से चैप्टर नंबर 2 आ रहा है। अच्छा, फिर क्या पढ़ा है? आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है, बस समझने वाली बात है, याद करने वाली बात नहीं है। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी एज एन आर्टिफिशियल पर्सन, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये रिकॉर्ड है, कभी पेपर में आया नहीं है, मतलब मैंने कभी देखा नहीं है रिसेंट पास्ट वर्ष में 5 6 टाइम में पूछा गया हो, और कभी पूछेगा भी नहीं, क्योंकि जिस ट्रेंड पे आईकैप पेपर देने जा रहे हैं ना, वो अगर कभी पूछेगा तो कितने मार्क्स का पूछेगा? 6-7 मार्क्स का। आईकैप पागल नहीं है कि 6-7 मार्क्स का चैप्टर नंबर 1 से ये सवाल पूछे, ठीक है। तो बच्चे याद करने बैठ जाएंगे, ये डिस्करेज नहीं कर रहा याद करने के लिए, हेडिंग याद होना चाहिए। अगर एक आर्टिफिशियल पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स है तो बताना चाहिए कि नेचुरल पर्सन के क्या राइट हैं और आर्टिफिशियल के क्या राइट हैं, ये तो मैं पता होना चाहिए सिर्फ हेडिंग के तक, दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं डालना। जो चीज़ें याद करने को बोलूँगा और हर क्लास में पूछते आना, क्या पता मैं भूल लूँगा कोई बताना, तो पूछते जाना भाई याद क्या करना है। अच्छा, कल की क्लास में इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे कुछ डेफिनेशंस, जैसे बॉडी कॉर्पोरेट है, फॉरेन कंपनी है, शेयर कैपिटल की बात करेंगे, शेयर कैपिटल क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद कंपनी की लायबिलिटीज़ के ऊपर कुछ बात कर रहे होंगे, ठीक है जी। आज के लेक्चर को हम रखते हैं यहीं तक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कीप रिवाइजिंग एंड कीप मेकिंग योर ओन लेक्चर नोट्स, बिकॉज अगर आप अपने लेक्चर नोट्स खुद बनाओगे, अपने ही चीज़ें लिखोगे अपने वर्डिंग में, तो इंशाल्लाह आपको फ़ाकर आएगा। अच्छा, सवाल आ रहा होगा यार होमवर्क क्यों नहीं आ रहे? होमवर्क देने लायक नहीं है अभी कुछ फ़िलहाल, ठीक है, क्योंकि हमारे सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट बन रहे हैं और तकरीबन 4 से 6 क्लासेस में बेसिक कॉन्सेप्ट ही चलते रहेंगे। फिर जाके प्रैक्टिस सवाल आएंगे, हम क्लास में कर लेंगे। फिर जाके कोई पास पेपर रिसेंट अटेम्प्ट का पास पेपर आएगा तो वो हम आपको होमवर्क दे देंगे, क्लास में कर लेंगे, जो भी है, ठीक है जी। तो समझ आया भाई? फिजिकल आते रहा करो, टाइम पे आया करो, डन है। फिजिकल आना है आप लोगों ने, फिजिकल आगे पढ़ना है इंशाल्लाह, और ज़िंदगी का सफ़र चलता रहेगा तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती रहेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ऐसे अपने बन के साथ इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।